हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हमने रेशम कंप्लीट कर लिया है, अब उससे ऑब्जेक्टिव करना है हमें। अब हम जूट पे आए हैं, जूट को करेंगे। रेशम प्राणी जगत में दो आते हैं, रेशम और ऊल। हमने रेशम को कंप्लीट कर लिया, ऊल बाकी है। और एक तने से आता है, तने से आते हैं बहुत सारे, जैसे कि लिलन, हेम्प, अबाका और जूट और भी सारे आते हैं। लेकिन आज हम जूट को कंप्लीट करेंगे। बारी बारी करके हम टेक्सटाइल के सारे ही टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और साथ में इसके ऑब्जेक्टिव भी करते रहेंगे। हालांकि पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिए जा चुके हैं। आप में से जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखना है तो जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। और जिन्होंने रेशम का वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाके ज़रूर देखिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आते हैं हम जूट पे। तो जूट क्या है? जैसे कि हम किसी भी रेशे को ना तीन तरह से उसे तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि जूट क्या है, रेशे क्या होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में आते हैं दो, प्राकृतिक में दो आते हैं, एक वनस्पतिक एंड एक प्राणिज्य। एक वनस्पति एंड एक प्राणिज्य। प्राणिज्य में हमने देखा रेशम और ऊल को, अभी हम वनस्पतिक को देख रहे हैं। वानस्पतिक में भी तीन आते हैं। तीन में आते हैं एक बीज, एक तना और एक पत्ती। बीज में कपास एवं कपोक आता है, तने से हेम्प, लिलन, जूट, अबाका, ये सारे ही आते हैं। एंड पत्ती से शीशल और एक और आता है, शीशल आता है और एक और आता है, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी हम जूट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जूट को देख लेते हैं। तो जूट जो कि तने से प्राप्त होता है, जूट वनस्पति जगत के तने से प्राप्त होता है। जूट को हम भारतीय भाषा में टाट भी कहते हैं। जूट क्या है? तो जूट एक प्राकृतिक रेशा है और हम जूट को हम भारतीय भाषा में टाट भी कहते हैं। और टाट का अर्थ होता है उलझा हुआ रेशा, और जूट का रेशा भी उलझा हुआ ही होता है। जूट का रेशा भी आपस में उलझा हुआ ही रहता है। उत्पादन में जूट का पहला स्थान, जैसे कि नीचे देखते हैं, जूट का रेशा भी आपस में उलझा हुआ रहता है। और उत्पादन में जूट का पहला स्थान पहले जो कि बांग्लादेश था, लेकिन अब 2011 के बाद भारत प्रथम स्थान पे आ चुका है। भारत और बांग्लादेश हमेशा ही अप एंड डाउन पे रहते हैं। ये दोनों ही हमेशा जूट के उत्पादन में सर्वोत्तम स्थान पे रहते हैं। बांग्लादेश पहले था, बट अब भारत प्रथम स्थान पे आ चुका है। और अगर भारत में भी आपसे पूछे कि जूट के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो सबसे आगे पश्चिम बंगाल आता है। 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 और फिर भारत में बिहार और असम में भी जूट का उत्पादन होता है। जूट की अगर हम लंबाई यहाँ पे मीटर, चूँकि गलत इंक्लूड हो गया, ये मुझे चेंज करना था, इसे हटा देते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो लंबाई जो जूट के होते हैं वो 2.5 से 3 मीटर के अंतर्गत आते हैं। और अगर फीट में पूछे तो 6 से 12 या फिर 6 से 8 फीट होते हैं। 6 से 12 या फिर 6 से 8 फीट होते हैं। 6 से 12 या फिर 6 से 8 फीट के अंतर्गत आते हैं। अगर 8 या 12 कुछ भी बोले तो हम उसे सही कर लेंगे। 6 से कम नहीं होता और 12 से ज़्यादा नहीं होता है। और मीटर में 2.5 से 3 मीटर के अंतर्गत आते हैं। और परिसज्जा 2.5 से 3 मीटर के अंतर्गत आते हैं। जूट एक्चुअली यहाँ पे बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा इधर उधर कुछ गिर रहा है, वही नज़र भटक जा रही है। तो हम कहाँ थे? हम जूट पे थे। जूट और लीलन दोनों ही तने से प्राप्त होते हैं। लीलन से चूँकि बनाया जाता है वस्त्र, लेकिन जूट से वस्त्र नहीं बनते हैं। जूट से वस्त्र नहीं बनता है क्योंकि जूट का जो रेशा होता है वो कमज़ोर होता है। जूट का रेशा कमज़ोर होता है और इससे कपड़े नहीं बनाए जा सकते और ना ही इस पर ब्लीचिंग की जा सकती है। जूट का रेशा येलो कलर का हमेशा मिलता है, क्यों? क्योंकि इस पर ब्लीचिंग नहीं की जा सकती है। ब्लीचिंग करने से इसका रेशा तो ऑलरेडी कमज़ोर होता है, ब्लीचिंग करने से इसके रेशे टूट जाते हैं, इसलिए इस पर ब्लीचिंग नहीं की जाती है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है परिसज्जा में, तो जूट का इस्तेमाल हम कपड़े बनाने में नहीं करते, इसलिए इस पर मही परिसज्जा नहीं की जाती। इसका इस्तेमाल रस्सी, बोरे, टाट, सजावटी सामान, निम्न कोटि के कालीन, ये सब बनाने में हम करते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं। कोशिश की गई है कि कम से कम समय में आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दे दी जाए, जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे ही। जूट का पौधा बहुत ही पतला उंगली के समान होता है। जूट के रेशे चिकने और सॉफ्ट होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं। इसके लिए आर्द्र जलवायु अच्छी होती है। और जूट के जो फसल चक्र है वो 1 साल का होता है। और जूट की जो बुआई होती है वो लगभग फरवरी से मार्च में होती है। एंड जूट को अन्य नाम स्वर्ण फाइबर, गोल्डन फाइबर, सोने वाला फाइबर के नाम से भी हम जानते हैं। इसका प्रयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता क्योंकि ये कमज़ोर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वानस्पति जगत का सबसे कमज़ोर रेशा जूट को बोलते हैं। वानस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा हम नीलन को बोलते हैं। और लीलन सबसे लंबा होता है, लेकिन इसका मापन कभी भी मीटर या फिर फिलामेंट में नहीं करते। इसका मापन हम हमेशा ही स्टेपल में करते हैं। मीटर या फिर फिलामेंट में प्राकृतिक जगत का रेशा रेशम आता है। जूट पर ब्लीचिंग नहीं की जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जूट पर ब्लीचिंग नहीं की जा सकती है, इसलिए सफ़ेद रंग का जूट प्राप्त नहीं होता। हमेशा ही हमें हल्के पीले, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, हमेशा पीले रंग का प्राप्त होता है। जूट पे अम्ल एवं क्षार दोनों का ही प्रभाव बुरा पड़ता है। चलिए आते हैं अब इसके प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। जूट का चैप्टर जो होता है बहुत ही छोटा है। इसे मैं चाहती तो रेशम के जैसे भी बना सकती थी, पर मुझे लगा जैसे मैंने पढ़ने के लिए बनाया था वो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर देखते हैं इसके प्रोसेस में सबसे पहले आ जाता है कल्टीवेशन का अर्थ हो गया बुआई करना। बुआई में क्या आता है, तो सबसे कल्टीवेशन, इसमें सबसे पहले हम बुआई करते हैं। बुआई हम फरवरी से मार्च के महीने में करते हैं। इसके बाद से आ जाता है हार्वेस्टिंग मतलब होता है एकत्रित करना। इसे हम ज़मीन से काटकर, खेत से काटकर उसे खेत में ही कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ते हैं, डांठ बनाकर इसलिए छोड़ देते हैं ताकि जो भी उसमें की पत्तियां हो या फिर जो भी एक्स्ट्रा सामान हो वो झड़ के हमें केवल डांठें प्राप्त हो। और जब हमें ये डांठें प्राप्त हो जाती है तब हम इस पर रेटिंग का प्रोसेस करते हैं। रेटिंग मतलब होता है गलाना, तो हम इसे रेटिंग प्रोसेस करते हैं। इसे ले जाकर पानी में छोड़, जैसे हम लीलन का रेटिंग प्रोसेस करते हैं ठीक वैसे ही इसका भी प्रोसेस करते हैं। इसे पानी में ले जाके छोड़ देते हैं और जो भी पानी के कीड़े मकोड़े या फिर जीव जंतु होते हैं वो इसके दांत पे लगे इसके पत्तियाँ, इसके जो भी ऊपरी भाग, जो भी ऊपरी लेयर होती है उन सबको खा जाती है। उनको खाने के बाद हमें डांठें प्राप्त होती हैं। फिर उन सबको खाने के बाद हमें एक रेशे प्राप्त होते हैं, डांठें प्राप्त होती है, लेकिन वो कड़े होते हैं। अब इस कड़ेपन को हमें मुलायम करने के लिए उस पर सॉफ्टिंग प्रोसेस करते हैं। सॉफ्टिंग प्रोसेस हम कैसे करते हैं, तो पानी और तेल वाले रोलरों के नीचे से इसे गुजार कर हम इस पर सॉफ्टिंग प्रोसेस करते हैं। पानी और तेल के रोलरों से गुजार के, फिर उसको गुजारने के बाद हमें एक मुलायम रेशे प्राप्त हो जाते हैं। अब उससे हमें जो भी चीज़ें बनानी होती है, चाहे वो रसिया हो, दरी हो, कालीन हो, डोरमेट हो, मतलब जो भी चीज़ें बनती हैं उन सारी चीज़ों को हम उसके बाद बना लेते हैं। नोट पॉइंट में हम देख लेते हैं क्या आता है। जैसे कि भारत में जूट का पहला कारखाना पूछ सकता है, तो भारत में जूट का पहला कारखाना सन 1859 में पश्चिम बंगाल में खोला गया था। और किसके द्वारा खोला गया था, तो स्कॉटलैंड का एक व्यापारी था, उन्होंने ही खोला था। वो जब हमारे देश में आए थे तब उन्होंने खोला था। फिर नीचे एक फुल फॉर्म दिया गया है जो पूछा जा रहा है कि आईजे, यहाँ पे थोड़ा सा मिट रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं IJIRA।
ये जूट के लिए, ये एक संस्था का नाम है, ये जूट के लिए काम करता है। कई बार इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन जूट इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछता है, और ऊल का भी एक फुल फॉर्म होता है जिसके बारे में अक्सर पूछता है एग्ज़ाम के में, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया। अगर हम दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं ना, तो अक्सर क्या होता है कि इसमें भी पढ़े उसमें भी पढ़े तो माइंड में याद हो जाता है। तो ऊल के लिए हो जाएगा WRA, ऊल के लिए हो जाएगा WRA। ये ऊल के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऊल रिसर्च एसोसिएशन, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, और ये ऊल के लिए कार्य करता है। तो जूट के बारे में ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको याद करना है आपको, जैसे कि इसकी बुआई के लिए कैसे मौसम अच्छे होते हैं, तो आर्द्र मौसम अच्छे होते हैं। इसकी बुआई किस मंथ में होती है, तो फरवरी से मार्च के महीने में होती है। इसका फसल चक्र क्या होता है, तो 1 साल का होता है। इसके पौधे की, इसके पेड़ की लंबाई, रेशी की नहीं समझिएगा, पेड़ की बोल रही हूँ। पेड़ की लंबाई 2.5 से 3 मीटर की होती है, या फिर फिट में पूछे तो 6 से 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कभी कभी 6 से 8 भी आता है। तो जो भी आंसर है हम अपने पढ़ाई जो भी हम पढ़े हैं उस अकॉर्डिंग जाकर उसमें आंसर टिक कर देंगे। और क्या याद करने लायक पॉइंट था, हाँ, इसके रेशे चिकने होते हैं लेकिन मजबूत नहीं होते, और इस पर ब्लीचिंग नहीं की जा सकती। ये इस पर अम्ल और क्षार दोनों का ही बुरा असर पड़ता है, और ये वनस्पति जगत का सबसे कमज़ोर रेशा होता है, और जूट वनस्पति जगत का सबसे कमज़ोर रेशा होता है, और इस पे जीव का प्रभाव देखने को मिलता है। हमने इस पॉइंट को शायद नोट किया, इसमें देखा नहीं, यहाँ पे है। इस पे जीव का प्रभाव देखने को मिलता है, सूक्ष्म जीव का प्रभाव देखने को मिलता है। जूट पे अम्ल एवं क्षार का बुरा प्रभाव पड़ता है। और क्या था इम्पोर्टेंट याद करने लायक इसमें, इसकी हमने प्रोसेस देखी ली है। सबसे पहले बुआई करते हैं, फिर एकत्रित करते हैं, फिर गलाते हैं, फिर मुलायम करते हैं, लास्ट में से जो भी हमें वस्त्र बनाने होते हैं वो बनाते हैं। और जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, और भारत में भी पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। भारत में पूछ देखिए जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होता है। और दूसरे स्थान पे अगर जूट के उत्पादन में पूछ दे तो आप बोल सकते हैं कि बांग्लादेश आता है जो दूसरे स्थान पे। और बस इसके ये इतने ही थे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करने थे, वो मैंने आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दिया। जूट बहुत ही छोटा चैप्टर है, अगर आप इसे एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपके इससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।